डिस्कस करने वाला हूँ। ये विगत वर्ष का समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, दिसंबर 2012 का। दिसंबर 2012 का ये समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूजीसी नेट में अगर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर जो सेकंड है वो समाजशास्त्र पर आधारित है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं DSSB जिन बच्चों ने तैयारी किया है, जिनका एग्ज़ाम आगामी वर्ष यानी आगामी कुछ मंथों में होने वाला है, तो DSSB का ये जो DSSB के बच्चे हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। और MPPSC के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका पूरा टोटली सिलेबस ही यूजीसी नेट सोशोलॉजी पर बेस्ड है ना। हालांकि हमें कुछ थोड़ी बहुत सोशल वर्क के बारे में पढ़ना है। कारण ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप सोशल वर्क को वहाँ जो अलाइड के रूप में रखा है, क्या क्या पढ़ना है, मैं आप लोगों को वो चीज़ें करवाऊँगा, है ना। तो फिलहाल चलिए देखते हैं हम लोग ये दिसंबर 2012 का समाजशास्त्र पेपर थर्ड पर बातचीत करेंगे। और पहला प्रश्न हमारे सामने कि नृजातीय कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नृजातीय कार्य प्रणाली है, इसके बारे में निश्चय पूर्वक अगर कोई चीज़ सत्य माना जाएगा तो वह समिष्ट समाजशास्त्र माना जाएगा। समिष्ट समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत पूछा क्या है, पूछा है कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। तो क्या जी सर। आप सही मानना चाहेंगे? ऑप्शन पहला करेक्ट होना चाहिए, ए। है ना। यस सर। समिष्ट, समिष्ट का मतलब टोटल में आ जाता है ना। टोटल देखो, एक होता है ना, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक होता है समिष्ट, समिष्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या कहते हैं, है ना। और एक क्या होता है बेस्टी, जो आप सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, है ना, इकाई बोलते हैं। तो नृजातीय कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो सत्य है ये ऑप्शन बी, ना कि ए। समिष्ट के रूप में मत रखिए, बेस्ट के रूप में रखिए। देखिए नृजाति, पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि नृजाति कार्यप्रणाली वह क्या होती है। तो ये वो कार्यप्रणाली है जो अपने समाज और संस्कृति के बारे में कार्यप्रणाली की दृष्टिकोण का एक व्यापक पार्ट होता है। तो संपूर्ण पर विश्वास ना करके एक सीमितता पर विश्वास करती है। तो संपूर्ण पर विश्वास नहीं करती नृजाति कार्यप्रणाली, संपूर्ण पर विश्वास नहीं करती है। संपूर्ण पर विश्वास जब नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये समिष्ट नहीं होता है। फिर किस पर विश्वास करता है ये सीमितता पर विश्वास करता है। सीमितता का मतलब होता है लघु, यानी कम पर विश्वास करता है। और कम की प्रतिक्रिया जो रिप्रेजेंट होगी वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। आप लोग निश्चिंत रहें, आने वाले शायद यूनिट नंबर 6 में आपको समिष्ट और बेस्ट का जो पॉइंट है ये मिलेगा समाजशास्त्र में, ठीक है। यूनिट नंबर 6 आपका इसी पर बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण के बारे में, शहरी के बारे में बातचीत किया गया है, तो वहाँ पर भी बात की जाएगी नृजाति कार्य प्रणाली के बारे में भी। तो सही ऑप्शन बी आपका माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसने यह माना है कि कृत्य प्रायः नैतिक, कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप में अप्रतिवर्ती होता है। मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का आप इंग्लिश देखें, इस प्रश्न का आप इंग्लिश देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। देखिए, मोस्ट ऑफ्टन एक्शन इज रूटीन एंड रिलेटिव, है ना, अनरिलैक्सिव, अन जो जैसे हम बात बोलते हैं ना रिलैक्सेसिव, तो वो अनरिलैक्सेसिव की बात कर रहा है। तो उस प्रक्रिया में अप्रत्यावर्ती होता है। तो कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है, ये किस विद्वान ने कहा है? आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो किस विद्वान का नाम आएगा? तो अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। तो DSSB के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को आप नोट करें कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है, अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आता है, और ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपने द
एक कॉन्सेप्ट इनका समझिएगा, द फिनोमिनोलॉजी करके, फिनोमिनोलॉजी करके ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ऑफ द सोशल वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड 1932 में इन्होंने कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रवर्तित होता है, इसका स्पष्ट किया था इस शब्द का, जो नृजातीय पर आधारित था। ठीक है, तो नृजातीय पर जो आधारित था, नृजातीय परिघटना पर, ठीक है, या घटना आप कह सकते हैं इसके संबंध में। तो कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है, वो अल्फ्रेड सूटर्स का है। इसमें ना हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार को किस प्रकार संगठित करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिमानों की रचना करते हैं और प्रतिमान को नैतिक और तुलनात्मक रूप से परीक्षण करते हैं, तो उस प्रतिक्रिया में हमें इसका नाम देखने को मिलता है। तो इसलिए पहला सही है। लेकिन नाम आपको बता दूं, एच गॉर्फिकेल का नाम, ये बेसिकली एथनो मेथडोलॉजी के प्रवर्तक हैं। क्या है ये? प्रवर्तक है। तो एथनो मेथडोलॉजी के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एच गॉर्फिकेल जो है इसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने कहा कि जो लोगों के प्रतिदिन की अंतःक्रिया की किस प्रकार परिस्थिति है, उन परिस्थिति की परिभाषा और वास्तविकता को निर्मित करना और उनको समझना एच गॉर्फिकेले के द्वारा बताया गया। किस में बताया गया? एथनोमेट्रोलॉजी में बताया। ठीक है, तो यहाँ सवाल कृत्य प्रायः नैतिक के तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है, तो ये अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने या सर पहले वाले, जी हेलो जी सर, पहले वाले क्वेश्चन में समिष्ट नहीं आएगा जो निर्जातीय वाला था? हाँ, जो नृजाति वाला था, जी क्या बता रहे? निर्जातीय कार्य सर, समिष्ट समाजशास्त्र नहीं आएगा। समिष्ट तो मतलब सबसे बड़ा होता है ना, बड़े उसको बोलते हैं हम लोग। देखिए, ये नृजाति कार्यप्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना? हाँ जी। कार्यप्रणाली तो समिष्ट होता है। तो समिष्ट प्रक्रिया पे काम नहीं होती है, ये एक सीमित कार्यप्रणाली है, और सीमित कार्यप्रणाली होने के नाते इकाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी कम को रिप्रेजेंट करता है, लघु को रिप्रेजेंट करता है। और लघु जब होगा तो वो बेस्ट होगा, वह बेस्ट होगा। तो यहाँ करेक्ट जवाब ही होगा। अगर यहाँ पे सामान्य कार्यप्रणाली में लिख देता क्वेश्चन में, सामान्य कार्यप्रणाली है ना, तब आपका ये क्या हो जाता? समिष्ट हो जाता। तब क्या हो जाता? समिष्ट हो जाता। मैंने एक चीज इंडिकेट की है, मैंने अगर आपको यहाँ पे पिछड़े वर्ग की कार्यप्रणाली की बात करता, अनुसूचित जाति कार्यप्रणाली की बात करता, तो ये सीमित हो जाता है। सामान्य के रूप में इसमें सब लोग आ जाते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आई मैडम? जी जी सर जी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। चलिए, किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि नृजातीय पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी होती है? किसने यह सिद्ध किया? देख सकते हैं आप, ये यूजीसी का सर शोक नहीं। और एमपीपीएससी में आपका जून में एग्जाम है, तो फैक्ट ही पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास करें आप लोग, प्लीज़। तो किसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि नृजातीय पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप में उत्तरदायी या प्रतिरूप से उत्तरदायी होता है? थर्ड का सही जवाब एच गॉर्फिकेल का नाम आएगा। अभी अभी मैंने आप लोगों से यहाँ ऊपर वाले सवाल में जिक्र भी किया कि एथनोमेट्रोलॉजी के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने अंतःक्रिया के किस प्रकार परिस्थितिकी परिभाषा और वास्तविकता को निर्मित किया है, उसी से समझ या जोड़ को बताते हैं वो। तो नृजातीय पद्धति के प्रतिवर्ती के रूप में अगर कोई उत्तरदायी तो है, तो हेराल्ड गॉर्फिकेल का नाम आएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो
एथनोमेट्रोलॉजी का मतलब होता क्या है? उसका मतलब होता है सिंपल सी बात, नृजातीय पद्धति। क्या मतलब होता है? नृजातीय पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। इनके प्रवर्तक। जी सर। तो प्रतिदिन की समस्या को सुलझाने में लोग अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। आप ही सोचिए, अपने आप को रखिए वहाँ पे। प्रतिदिन की समस्याओं को आप सुलझाने में लोग या आप अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनकी तुलना विज्ञान के तरीकों से करते हैं। तो नृजातीय पद्धति में लोक विचार है जो प्रतिदिन की अंतःक्रिया पर केंद्रित होता है। और प्रतिदिन की अंतःक्रिया पर जो भी एक्टिविटी केंद्रित होती है वो एच गॉर्फिकेल का नाम आता है। एच गॉर्फिकेल का नाम आता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो जो दूसरे जैसा ही है, तो सामाजिक क्रिया है ये। क्रिया का मतलब एक्शन यानी टास्क या कृत्य यानी, और कहता है प्रतिक्रिया के व्यष्टि। इसका मतलब सिंपल है, अगर यहाँ सामाजिक क्रिया कृत्य दिया है तो इसका तात्पर्य है कि ये समष्टि की बात कर रहा है, और प्रतिक्रिया की बात हो रही है तो वह बात होगी व्यष्टि की यानी इकाई की बात हो रही है। स्तर पर आत्म के संगठन या आप कह लीजिए संयोजन से किसका सरोकार होता है? मतलब कौन विद्वान है जो सामाजिक क्रिया को समष्टि बताया और प्रतिदिन की क्रिया को व्यष्टि बताया यानी इकाई बताया। उस विद्वान का जो नाम है वो नाम है गॉफमैन। उसको हम क्या बोलते हैं? गॉफमैन। गॉफमैन कहते हैं जब स्वयं यानी आत्मा, जब आत्मा बाहरी दुनिया में आता है तो बाहरी दुनिया उसके लिए एक विशाल रंगमंच होता है। हमारा आत्म विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अनेक भूमिका अदा करता है। अभिनय शास्त्रीय प्रक्रिया में रंगमंच पर हमारा स्वयं यानी मैं, मेरा और मुझे बनाता है। इस तरीके की प्रक्रिया जब आती है तो वह जॉर्ज मीड का नाम आता है। परंतु गॉफमैन ने सूक्ष्म समाजशास्त्री परंपरा के अंतर्गत, ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को अपनाने वाला प्रमुख विद्वान है। तो बहुत बच्चे इस प्रश्न को जब जिनको नहीं पता है वो जॉर्ज मीड का नाम लगा के चले आएंगे क्योंकि आत्म शब्द देखेंगे तब। लेकिन मैं एक कीवर्ड बताता हूं कि किस तरीके से आप पहचान इसको कर पाएंगे। जब आपसे सवाल करेगा सूक्ष्म समाजशास्त्री, जब आपसे सवाल हो सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो, ठीक है, समाजशास्त्री परंपरा के अंतर्गत, इस सूक्ष्म में समाजशास्त्री परंपरा के अंतर्गत बात किया जा रहा हो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात करेगा तो यहाँ अंतःक्रिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक बन जाता है समष्टि, और समष्टि का नाम जो दिया इन्होंने सोशल एक्शन दिया, और एक नाम बन जाता है व्यष्टि, एक नाम बन जाता है व्यष्टि, और ये आपका रिस्पॉन्स बताता है। क्या बताता है? रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया के रूप में बताता है ये। तो इन दोनों का जब नाम आए तो सीधा सीधा समझिए कि यह सूक्ष्म समाजशास्त्री का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का विचार है। तो यहाँ नाम बन जाता है गॉफमैन का, गॉफमैन का। तो मैं आपसे कहूँगा कि यही एक कीवर्ड है, इसी को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अंतःक्रियावाद को व्यक्तिनिष्ठ के अर्थ पर बल देता है ये, दूसरों की दुनिया में स्वयं के बाहर को समझने में मदद करता है ये। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको मैच करना है। मैंने आप लोगों से बताया भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन का नाम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किताब अगर आता है तो टालकाट पार्सन्स का नाम आता है। किसका? पार्सल। टालकाट पार्सल। बिल्कुल सही जवाब। और यह किताब कब मेंशन किया गया टालकाट पार्सन्स का? तो 1937 में। इस चीज़ को भी आप लोग नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। दी फिनोमिनोलॉजी
ऑफ द सोशल वर्ड, है ना। इस शब्द में अगर हम बात करते हैं तो अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आता है। सुन अल्फ राइगर जी, अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आता है। और अल्फ्रेड सूटर्स ने इसके बारे में कब जिक्र किया है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। 1932 जी 1932 1932। ओके, और भी कोई लोग अपने विचारों को प्रकट करें। अल्फ्रेड सूटर्स ने इस किताब को अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जब प्रेस हुई थी तो सन 1972 की ये पब्लिशन किताब है अल्फ्रेड सूटर्स का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, तो नाम आता है आई गॉफमैन का। इसको बोलते हैं इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन ने सन 1956 में इस कॉन्सेप्ट को लेकर बातचीत किया। वहीं जब हम बात करते हैं स्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी, हेरोल्ड गॉरफिकेल का नाम, और मैं अभी अभी आप लोगों से इसके बारे में जिक्र भी किया है कि नहीं? बताइए एक बार। स्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी जी सर। किसका नाम आता है? गॉरफिकेल का नाम। गॉरफिकेल 1960। ठीक है, वर्ष के साथ बताया हूं। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग इसे भी ध्यान में रखें। प्लीज बताइए एक बार। जी सर। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन बता दीजिएगा प्लीज एक बार। ऑप्शन बता दीजिए। क्या मैं आप लोगों को इस किताब के बारे में बता दूं कौन सी किताब किस पे बेस्ड है, या मैं आगे बढ़ूं? बी सर, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। ठीक है, बता दीजिए सर। ओके। देखिए, जो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, यह पुस्तक ने सामाजिक क्रिया के स्वैच्छिक पक्ष पर बल देता है। सामाजिक क्रिया के स्वैच्छिक पक्षों पर बल देता है, और इसी क्रिया में स्वैच्छिकवादी सिद्धांत आया था। इसी किताब से आदर्शवाद का सिद्धांत आया था और उपयोगितावाद के बारे में आया था। ये बात ध्यान रखिएगा। दी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड की बात करते हैं। इसमें बेसिकली सूटर्स ने विश्लेषण, दैनिक जीवन का विश्लेषण किया था। सूटर्स ने क्या किया था? दैनिक जीवन का विश्लेषण किया था। और प्रोटेस्टेट ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ की बात करते हैं तो ये आई गॉफमैन का है। आई गॉफमैन का है। इन्होंने भी दैनिक जीवन की क्रियाओं को विश्लेषण पर बेस्ड जो है आई गॉफमैन ने भी बात किया था। लेकिन जब हम हेराल्ड गॉरफिकेल का नाम बताते हैं तो इन्होंने बृहद स्तरीय पर वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रिया, व्यक्ति की कब की क्रिया? प्रतिदिन की क्रिया, ठीक है, विवेचना करने वाली विधियों को अपने अध्ययन का केंद्र विषय बनाया था। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 नहीं 6। किसने कहा कि नौ प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको पता होना चाहिए जे अलेक्जेंडर नौ प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। सवाल आता है तो मैं आपसे कहूँगा क्रिया तथा व्यवस्था, क्रिया तथा व्यवस्था, ठीक है, इसका लगभग समान ध्यान देता है अलेक्जेंडर। कहा कि जब मनुष्य की क्रियाएं संगठित और संरक्षित हो जाती हैं तब क्रिया और व्यवस्था ही परिलक्षित होती है। तो नौ प्रकारवाद में व्यवस्था और उपव्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत हुआ। किसमें? किसमें? किसमें?
नौ, बताइए। 9 प्रकार्यवाद। नहीं, क्रिया तथा व्यवस्था में जब परिलक्षित हुआ तो वहां पे 9 प्रकार्यवाद आया, तो उस 9 प्रकार्यवाद और उपव्यवस्था का विश्लेषण हुआ। तो 9 क्रियावाद हुए और एक अगर हम बात करते हैं तो एक उपव्यवस्था है। इनका विश्लेषण क्रिया और व्यवस्था में हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया किसने? पार्सन्स ने दिया। पाठ्यांक। तो यस सर। व्यवस्थावादी उपागम को प्रासंगिक बनाने का प्रयास किसने किया? तो वो अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर एक बात कहते हैं कि पार्सन्स की जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो प्रकारात्मक सिद्धांत के दृष्टिकोण पर आधारित हैं। ये किसने कहा? पार्सन्स की सभी किताबें प्रकारात्मक सिद्धांत पर आधारित है, अलेक्जेंडर ने कहा। अलेक्जेंडर ने कहा कि 9 प्रकार्यवाद में क्रिया और व्यवस्था का समान महत्व की बात की गई है। 9 प्रकार्यवाद में क्रिया और व्यवस्था का समान महत्व है, ये बात अलेक्जेंडर ने कहा। लेकिन ये लिखा किसने है कि क्रिया और व्यवस्था समान महत्व देता है? ये पार्सन्स ने लिखा अपनी थ्योरी में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पहला ऑप्शन सही है। प्रकारात्मक सिद्धांत के स्व समीक्षात्मक तत्व के रूप में 9 प्रकार्यवाद की व्याख्या किसने किया? तो अलेक्जेंडर और कोलोमी ने किया था। अलेक्जेंडर और कोलोमी ने किया था। प्रकार्यवाद सिद्धांत का स्व समीक्षात्मक तत्व के रूप में 9 प्रकार्यवाद की व्याख्या हुई। जब मनुष्य की क्रियाएं संगठित और संरक्षित हो जाती है तब व्यवस्था होती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया और अन्य क्रिया से प्रकारात्मक रूप से जुड़ जाती है। तो इन सभी प्रकारों के जुड़ने की प्रक्रिया स्व समीक्षात्मक तत्व के परीक्षण के बाद ही देखने को मिलता है। तो प्रकार्यवाद बुनियादी आधार है, प्रकारात्मक आवश्यकताएं और अपेक्षित गुण होते हैं उसमें, ठीक है। तो स्व समीक्षात्मक तत्व के बारे में 9 प्रकार्यवाद की व्याख्या किसने किया है? तो अलेक्जेंडर और कोलोमी ने किया था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। मार्क्स की मूल कृतियां मतलब किताब के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की थी? अब बात है आलोचना की। आलोचना अल्थुजर ने किया था। किसने किया था? अल्थुजर ने किया था। आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना जो है अल्थुजर ने किया और उनका कहना क्या था? कहते थे कि सामाजिक परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं होता है बल्कि अनेक कारण होते हैं। अल्थुजर ने कहा कि जो ट्रेडिशनल मार्क्सवाद के आधार पर संरचना है तो उस संरचना में 2 चीज़ों को मैंने पढ़ाया है आपको। एक आपका आता है अधिसंरचना और एक आता है अवधोसंरचना। किसी को याद है? मैं जब कार्ल मार्क्स का पढ़ा रहा था तो वहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड किया था। एक था अवधो और एक था अधि संरचना। अधि और अवधो, अवधो को बेसिकली बोला गया सुपर स्ट्रक्चर और अधि को बोला गया अन स्ट्रक्चर एक प्रकार से। तो यहाँ जो जिक्र हुआ, वो जो जिक्र किया गया इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, किस संरचना का? अल्थुजर ने किया था तो अवधो संरचना का किया था, अधि का नहीं किया था, अवधो का किया था। और जो ऑप्शन नंबर आपका डी रिलेट करता है, ऑप्शन डी रिलेट करता है। समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन क्या हो सकता है? समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो जा रहा है इसके अंतर्गत वह आपका सी जाएगा। आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ भी इसका सरोकार होना चाहिए था, है ना? कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी यहाँ पे कि समाज की आधारभूत संरचना भौतिक और आर्थिक उसकी अधिसंरचना निर्धारित करती है। भौतिक प्लस आर्थिक ये अधिसंरचना बताती है। समाज में उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा व्यवस्था, वैल्यूज, मानदंड, आर्थिक निर्धारण, ये सब अवधोसंरचना करती है। भौतिक और आर्थिक केवल अधि को दर्शाती है
शिक्षा, व्यवसाय, मूल्य, मानदंड, आर्थिक अवधों को दर्शाती है। लेकिन अध्ययनों में यह साबित हो गया कि प्रत्येक स्थिति परिस्थिति अनेक आधार पर निर्धारित नहीं होती है। तो अर्थव्यवस्था एक तथ्य है, लेकिन पूर्ण तथ्य नहीं है। इसका कारण था आर्थिक निश्चयवाद उपयोगी होने के बावजूद भी एक मार्गीय हो गया, और इस आधार पर समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का जो कथन था कि आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ ही इसका सरोकार होना चाहिए था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 9 मार्क्सवादियों में किसने निश्चय पूर्वक कहा कि परिपक्वता मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं रखता है? निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्वता मार्क्स किसी के मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था। आसान सा सवाल, सही जवाब क्या होना चाहिए? अल्थुजर ही ने, अल्थुजर ही होना चाहिए था। अल्थुजर ने ही किया था। अल्थुजर ने निश्चय पूर्वक कहा कि परिपक्वता मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि परिपक्वता ने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद पर विश्वास करता है, इस वजह से, जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और उसी का उत्पाद पर नियंत्रण होगा। तो परिपक्वता मार्क्स किसी भी प्रकार के मानवीय दशा, संवेग, विचार पर विश्वास ना करके आर्थिक क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? मानवीय स्वभाव पे ना करके किस पे करते हैं ये? क्योंकि पूंजी पर बल देते हैं, पूंजी वगैरह पे, तो इसलिए मैं कह सकता हूं आर्थिक। और यही बात इन्होंने आलोचना कर दी। मार्क्स आर्थिक की बात करते थे, लेकिन कहा कि मानवीय स्वभाव भी तो होना चाहिए उसमें। कुल टोटल पैसे ही नहीं होता है ना? जी सर। ऐसे भी होते हैं कि मानवीय स्वभाव भी रिप्रेजेंट होता है वहां पे। तो अल्थुजर ने उसकी आलोचना की है, ये बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क की संरचना तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का किसकी अवलोकन किया है? समाज की संरचना के बीच जो है संबंध का किसने अवलोकन किया है, मतलब असेसमेंट किया है? लेवी स्ट्रॉस। किसने? स्ट्रॉस ने। तो लेवी स्ट्रॉस ने मस्तिष्क और समाज की संरचना के बीच संबंध का अवलोकन किया और कहा कि सामाजिक दुनिया के इस मॉडल को सामाजिक वैज्ञानिक संरचना कहते हैं और इन्हें विभिन्न रूपों में समाज में देखा जा सकता है। समाज में जो परंपराएं, मूल्य, मानदंड, विवाह, परिवार, गोत्र, नातेदारी आदि मनुष्य द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है, इन्हीं स्तरों को मनुष्य के मस्तिष्क ने ही तैयार किया है। तो इस वजह से लेवी स्ट्रॉस मानते हैं कि मस्तिष्क निर्णायक संरचना होती है। मस्तिष्क क्या होती है? निर्णायक संरचना होती है। तो इस वजह से लेवी स्ट्रॉस का नाम जाएगा यहाँ पे बीच संबंध को अवलोकन करने में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट सवाल ये है कि उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? ज्ञान और शक्ति किसमें? उत्तर संरचनावादी में। तो उत्तर संरचनावादी में से फूको ने ज्ञान और शक्ति के बीच, मिशेल्स फूको ने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है। मिशेल्स फूको कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास ही शक्ति है। उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का साधन है, अर्थात अधिक ज्ञान होना अधिक उत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। अधिक ज्ञान होना अधिक उत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। तो फूको पर एक विद्वान और आए थे, उनका नाम था नीत्शे। ठीक है, नीत्शे। तो फूको पर नीत्शे का प्रभाव था। फूको ने परंपरागत नैतिकता को चुनौती दी और नैतिकता की नींव डाली। नैतिकता की नींव किसने डाली है? नैतिकता की नींव मिशेल्स फूको ने डाला है। ठीक है, तो फूको ने इसी संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और ज्ञान को ही शक्ति का आधार माना।
ज्ञान को शक्ति का आधार उत्तर संरचनावादियों में मिशेल फूको ने माना है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा। किसने भाषा और सामाजिक संस्थानों की विरचना की है? बताइए। प्लीज, भाषा तथा सामाजिक संस्थानों की। डेरिडा, क्या नाम आएगा? डेरिडा। डेरिडा ने भाषा और सामाजिक संस्थानों की विवेचना की। इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था स्पीच एंड फेनोमेना। फेनोमेना कब लिखी थी? 1973 में। भाषा और सामाजिक संस्थानों के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। इन्होंने भाषा का अर्थ को किसी मूर्त वास्तविकता में ना खोजकर भाषा के संदर्भ में खोजा, जिसकी रचना सामाजिक रूप से होती है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा कि वैकल्पिक स्थिति वैकल्पिक समाज, कॉमा, फिर आपसे कहता है कि उसकी कल्पना की जिसकी वाणी यानी वाक मंच से संचालित करना बंद कर देती है। अभी अभी मैंने बताया है आपको इनकी किताब का नाम स्पीच एंड फिनोमेना, और किताब में क्या लिखा, क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्पीच यानी वाक यानी वाणी, डेरिडा सर। संचालन करना बंद कर देगा। तो नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे? डेरिडा, है ना, डेरिडा। डेरिडा का कहना था, या डेरिडा का कहना है कि वाणी का स्थान लेखन से ऊंचा होता है। वाणी का स्थान लेखन से ऊंचा होता है। वाणी की व्यंजन भाषा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है या मजबूत होता है। तो भाषा को यही भेद विखंडन का आधार होता है। भाषा के आधार पर ही स्पीच के प्रभाव को देखा जा सकता है। लेकिन भाषा का प्रभाव इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ज्ञान मीमांसियों ने इसकी बहुत उपेक्षा की है, यानी एक प्रकार से आलोचना। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर आधुनिकता के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार जो हैं समाप्त या मृत समझे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, सही जवाब तर्कना यानी कारण, तर्कसंगतता तथा प्रगति। उत्तर आधुनिकता के अनुसार आधुनिकता के तर्कना यानी कारण, तर्कसंगत, प्रगति के विचारों को समाप्त या मृत समझा जाता है। क्यों समझते हैं ऐसा? क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं आधुनिकवाद का विरोध करते हैं, इसलिए। और वे जो है ना संश्लेषण और एकीकरण में विश्वास रखते हैं। आधुनिकतावादी जहां विकास को लाने का आयाम तर्कना और तर्कसंगतता तथा प्रगति को मानते हैं, तो वहीं उत्तर आधुनिकतावादी विकास करने के लिए संपूर्ण ज्ञान एवं सहयोग, मानवतावादी भावनाएं, सामूहिक हित एवं कल्याण को मानते हैं। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादी आधुनिकता के विचार को मृत मानता है। उत्तर आधुनिकतावादी आधुनिकता को क्या मानता है? मृत मानता है। क्या मानता है? मृत मानता है। उत्तर आधुनिकतावादी आधुनिकता को क्या मानता है? मृत मानता है। और मृत जो है वो तर्कना यानी कारण, तर्कसंगतता और प्रगति। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है? हैबर मास। कौन समझता है ये? हैबर मास। हैबर मास। तो हैबर मास ने आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझते हैं। क्यों समझते हैं बताओगे? क्योंकि ना आधुनिकता के गुणधर्म समावेशी विकास पर नहीं होते हैं, इसलिए वह एक पक्षी पर बात करता है, एक पक्ष पर बात करता है, एक पक्षी पर बात करता है ना। विशेषीकरण और प्रतिस्पर्धा पर बल देते हैं, ना कि संपूर्ण एवं सहयोग व्यवहार पर बल देते हैं। वहीं आधुनिकता स्वकेंद्रिता भौतिकवाद पर आधारित होता है,
इसी कारण आधुनिकता को अधूरा और असमाप्त प्रोजेक्ट समझते हैं हैबरमास। इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल बताइए, भारत के संपूर्ण समुदाय पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ द प्रोजेक्ट किसने पहले लिखी थी? किसने पहले लिखी थी? देखिए, भारत में संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की पहल के एस सिंह ने किया था। के एस सिंह ने किया था, यानी बी ऑप्शन सही जाएगा। इस बृहद राष्ट्रीय सर्वेक्षण को अनूठा एवं ऐतिहासिक, सामाजिक, मानवशास्त्रीय और सांख्यिकीय प्रयास कहा गया। ऐतिहासिक, सामाजिक, मानवशास्त्रीय और सांख्यिकीय प्रयास भी इसे कह सकते हो। भारतवर्ष में प्रारंभिक तौर पर 6,748 समुदायों को इंगित किया, लेकिन बाद में 6,693 समुदायों की अंतिम में पहचान हुई। हालांकि जो समुदायों पे प्रारंभ में कार्य हुआ था वो 6,748 थे, और जो अंतिम में पहचान हुई वो 693 का ही हो पाया, 4,693 का हुआ, है ना। और जो थे 6,748 थे। और ये पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की पहल के एस सिंह की किताबों में हमें देखने को मिला था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, और ये कोई भी एग्ज़ाम अगर है सोशल वर्क का तो उनमें ये सवाल पूछा जा सकता है। जीएस घुरई के अनुसार जातीय प्रथा को प्रभावित समाज की विशेषता कौन सी है? कौन सी विशेषता है? आपको मैं बता दूं, समाज को खंडित विभाजन बताया है एक। दूसरा अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो खान पान और सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक और पदानुक्रम अधिक क्रमिकता को बताया है। सिविल को हटा दीजिए, व्यवसाय और विवाह को हटा दीजिए। पहला और तीसरा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो वो बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है ना। इसी का इन्होंने खंडन किया है, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो ये किताब भी यहाँ पर किताब है, और एक तरफ आपके जो दिए गए हैं वो विद्वान के नाम दिए गए हैं, है ना। जीएस घुरई के बारे में बात करते हैं हम लोग। जीएस घुरई की जो किताब है उस किताब का क्या नाम है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जीएस घुरई। और ये आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। सन 1963 में ये किताब लिखी गई थी जीएस घुरई के द्वारा। यह किताब जो थी ना, जनजातियों की समस्याओं और उनके समाधान पर व्यापक चर्चा करती थी। साथ ही भारतीय जनजातीय संगठन, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म आदि के बारे में विस्तृत ब्यौरा देती थी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की किताब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1963 का है। कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ध्यान रखिएगा। एन के बॉस की बात करते हैं। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, और इस किताब में एन के बॉस महोदय की भूमिका सर्वोच्च मानी जाती है। सन 1900 निर्मल कुमार बोस इनका पूरा नाम है, निर्मल कुमार बोस इनका पूरा नाम है, इंडियन समाजशास्त्री हैं बोस। और इन्होंने ट्राइबल लाइफ इन इंडिया की बात किया था, और ये किताब 15 अक्टूबर 1972 में पब्लिश की थी। ये किताब बेसिकली ट्राइबल लाइफ यानी उसकी जीवन से संबंधित थी। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया उनके जीवन से संबंधित थी। वहीं अगर हम बात करते हैं फील्ड स्टडीज़ ऑन द पीपल ऑफ इंडिया मेथड एंड पर्सपेक्टिव, सुरजीत सिन्हा का नाम आता है। किसका नाम आता है? सुरजीत
सिन्हा का नाम आता है ना। सुरजीत सिन्हा ने ट्रिबल कास्ट एंड ट्रिब्यूल्स करके एक और किताब लिखा था जो बेसिकली सेंट्रल इंडिया पर बेस्ड था, जो सेंट्रल इंडिया पर बेस्ड था, और ये एडिशन वाली किताब है। फील्ड स्टडी ऑन द पीपल ऑफ इंडिया मेथड एंड पर्सपेक्टिव जो थी वो सुरजीत सिन्हा की किताब थी, और ये किताब संपादित किताब थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये किताब कब पब्लिश की गई है? यह स्टडी फील्ड ऑन द पीपल ऑफ इंडिया मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव। प्लीज़ बताइएगा ये किताब कब पब्लिश की गई थी? सर नहीं पता। ओके, मैं आपको बता दूं ये जो पुस्तक थी सुरजीत सिन्हा की 1982 की थी, 1982 की थी। वहीं अगर हम बात करते हैं रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, D.N. मजुमदार, भूमिका इन्हीं की बनेगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक ये भी रही है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 1944 में ये किताब आई थी, 1944 में। और ये किताब भारतीय प्रजाति, इंडो आर्यंस, द्रविडियन, आर्य द्रविडियन आदि प्रजातियों की चर्चा पर बेस्ड थी ये किताब। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर अगर कोई मैच हो रहा है तो वह पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जा रहा है, ये ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे, और ऑप्शन यहाँ पर जो होगा D.D. कोसंबी का कथन माना जाता है। आपको बता दूं भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाई गई है, जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनजातीय समाज में जन चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा है, शिक्षा तकनीकी पर संस्कृति ग्रहण की भावना और सम्मिलित के गुण के कारण वे सभी समाज की मुख्य धारा से शामिल हो रहे हैं, तो समाज के परिवर्तनकारी स्वरूप का प्रभाव उन पर भी पड़ता जा रहा है। इस वजह से भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया को दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समाज के साथ हो रहे हैं, और यह कथन D.D. कोसंबी का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। N.K. बोस के बारे में मैंने अभी भी आप लोगों से जिक्र भी किया। भारतीय सभ्यता के विकास के लिए यह किसका परिणाम है? यह किसका परिणाम है? तो ध्यान से सुनिएगा। युद्ध के बार बार अनुभव जिसके राष्ट्रीयता की भावना की ओर प्रवृत्त हो, तो ये गलत है। भारतीय सभ्यता का विकास का परिणाम नहीं है कि अगर युद्ध बार बार हो रहा है तो। हाँ, यदि तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों और संस्कृतियों को अनेकावाद के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो भारतीय सभ्यता का विकास है का परिणाम है। यह आपका दूसरा करेक्ट है। भारत में समुदाय अपना अलग अलग अस्तित्व बनाते हैं। अपना अलग अलग अस्तित्व बनाएंगे तो बताइए भारतीय सभ्यता का विकास कहाँ से हो पाएगा? इसलिए ये भी सर नहीं बनाते बोल रहा है। सॉरी, भारत के समुदाय में अपना अलग अलग अस्तित्व नहीं बनाते हैं। समुदाय में अपना अलग अलग अस्तित्व नहीं बनाते हैं भारत के समुदाय में। देखो, भारत के समुदाय में अलग अलग अस्तित्व बनाने का मतलब ये हुआ कि अपनी भूमिकाओं को अदा करना, है ना, भूमिकाओं का अदा करना। तो सवाल ये है कि भारतीय सदस्यता का विकास के लिए, सभ्यता का विकास के लिए, अगर मान लीजिए अगर उसका भारतीय सभ्यता का विकास आप करना चाहते हो तो आप बताइए समुदाय का अगर अलग अलग अस्तित्व नहीं बनाओगे तो विकास कहाँ से होगा? बिल्कुल यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, गलत हो जाएगा। हाँ गलत हो यस जाएगा। सर। सिंपल सी बात है कि भारत में समुदाय अपना अलग अलग अस्तित्व बना लेगा, है कि नहीं, तो भारतीय सभ्यता का विकास हो जाएगा।
भाई हल एक समुदाय का। अब जब नहीं बनाते हो भाई, नहीं अस्तित्व बनेगा, तो जाहिर सी बात उसका विकास ही नहीं होगा। लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, संस्कृति की विविधता परंतु सभी समुदायों की पारस्परिक निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहन देती है। देखो विविधता आ गया, तो मैं आप लोगों से पहले भी बता रखा हूँ ट्रिक के माध्यम से कि इसको तो ऐसे ही सही कर दो। दूसरी बात यहाँ पर आप समझिए, विविधता परंतु सभी समुदाय में पारस्परिक का मतलब रेसिप्रोकल होता है, निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहन देती है, और ये बात करेक्ट है। सिंपल सी बात है। तो एनके बॉस की बात पहला, दूसरा और चौथा यहाँ करेक्ट जवाब होगा। दूसरा और चौथा। पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती है, एक दूसरे में विनिमय के आधार पर आर्थिक संगठन का निर्माण कर रहा होता है। इस तरह से भारतीय सभ्यता का विकास हो सकता है। तो आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि मैंने आपको पढ़ाया है शुद्ध अशुद्ध के बारे में। यह किसका मत है कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच में मूलभूत विरोध का धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। ये मैंने DSSB की क्लास में 8:30 बजे जिक्र किया है। तो शुद्ध अशुद्ध के बारे में, ठीक है। तो सही जवाब इस सवाल का ऑप्शन बी का देखेंगे तो लुई ड्यूमा का नाम आता है। लुईस ड्यूमा का विचार था कि शुद्ध अशुद्ध के बीच में मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। ड्यूमा ने एक किताब लिखा था होमो हायरार्कीस, मैंने नोट करवाया था, याद होगा आप लोगों को। अभी लास्ट में ही भी हम लोगों ने इस पर बात भी किया था। क्या किताब था इनका? होमो हायरार्कीस, बिल्कुल हायरार्कीस, है ना। तो इसमें प्रदूषण और पवित्रता की धारणा प्रस्तुत की गई थी इस किताब में। जाति व्यवस्था शुद्ध स्तरण प्रणाली के रूप में हुआ। जाति व्यवस्था जिसमें शुद्ध का स्तरण में उच्च रखा गया, वही जो अशुद्ध है वह जाति संस्तर का निम्न परिस्थिति है। तो निम्न जो है वो अशुद्ध है और जो उच्च है वो शुद्ध है। ये लुई ड्यूमा ने इसी वजह से कहते हैं कि शुद्ध और अशुद्धता के बीच में मूलभूत यानी बुनियादी विरोध का धारणा बताते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक सवाल हमारे सामने है कि डीपी मुखर्जी अपने को मार्क्सवादी कहलाने के बजाय मार्क्स विज्ञानी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, यह स्टेटमेंट सही है। ये डीपी मुखर्जी कहते हैं कि मुझे मार्क्सवादी कहने के बजाय आप मार्क्स विज्ञानी कहो तो सबसे बढ़िया है। क्यों कहो? क्योंकि वो जितने काम करते हैं क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने अपनी सारी बातों को बताया है। और इन्होंने कहा है क्योंकि उन्होंने भारतीय परंपरा तथा आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की द्वंद्वात्मक व्याख्या की चेष्टा की थी, जो मूल्य समावेश और सांस्कृतिक संश्लेषण के अधिक महत्व देता है और वर्ग संघर्ष को कम। तो वर्ग संघर्ष कम क्यों? कारण ये था कि वैज्ञानिक विधि लगा दिया था। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और AR जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप बी का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें। प्रभु जाति को या जाति की MN श्रीनिवासन के अनुसार कुछ विशेषता बताई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इन्होंने जो विशेषता बताई है, प्रभु जाति की विशेषता बताई है। ये कहते हैं कि जो गांव अथवा क्षेत्र में सर्वाधिक जनजाति या जनसंख्या वाली है उसके पास राजनीतिक शक्ति है। जो गांव ज़्यादा जनसंख्या है वो राजनीतिक शक्ति वाला है, वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, कर्मकांडी स्थिति के आधार पर पवित्र माना जाएगा। भारत में अस्पृश्यता जाति कभी भी प्रभु जाति के रूप में नहीं होती है। प्रभु जाति में कभी अनटचेबिलिटी नहीं होती है। प्रभु जाति गांव और कभी कभी पड़ोसी गांव के झगड़े निपटारा कर देता है। यह विवाह, दहेज, नाता
पवित्र पशु पक्षी को मारने आदि समस्याओं के लिए लोगों को दंडित करता है। कौन? प्रभु जाति। और उसको हर्जाना भी दिलवाती है, अथवा उन्हें गंगा स्नान के लिए भी कहलाती है या कहती है, गंगा स्नान के लिए भी कहती है। तो संख्यात्मक बल पर बल देगा, जाहिर सी बात है, ज़्यादा जनसंख्या हुआ, राजनीतिक शक्ति होगी उसके पास, ये भी हुआ। भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, यानी वो आर्थिक रूप से सक्षम भी होगा, यानी ये भी सही है। पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में नौकरियां भी देगा, यानी ये भी सही है। आय के शहरी स्रोत भी होंगे। तो प्रभु जाति में श्रीनिवासन ने ये चारों विशेषता का बताया है, इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी का आप लोग चुनाव करें। ठीक है, अगला सवाल। कौन सा परिप्रेक्ष्य है कि इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है, यानी यूनिक है। ठीक है, और भारतीय सामाजिक संस्थानों के मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। ठीक है, बेहतर समझा जा सकता है। तो भारतीय विद्याधन की मान्यता है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थानों की मूल किताबें या कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन। आपको बता दूँ, जीएस घुरई और एक नाम अभी भी आप लोगों ने और देखा था, लुईस ड्यूमा। जीएस घुरई और लुईस ड्यूमा इसके प्रमुख समर्थक हैं। कौन कौन समर्थक हैं? लुईस ड्यूमा और जीएस घुरई भारतीय विद्याधन के प्रमुख समर्थक हैं। इन्होंने कहा है कि सामाजिक संस्थानों का अध्ययन प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र ग्रंथ पुराण इतिहास के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर वहीं 26। स्वास्थ्य तथा शरीर क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य और शारीरिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों के अभाव के साथ पूर्ण निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। अब पूर्ण निर्धनता ऑप्शन 1 में दिया गया है और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो किताब दिए गए हैं और उसके लेखक के नाम दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों से हाल ही में डेलियन क्वेंट बॉयज़ के बारे में बात किया था। डेलियन क्वेंट बॉयज़ की बात किया था, तो नाम आता है कोहेन का। डेलियन क्वेंट बॉयज़ ए कोहन के द्वारा जिक्र किया गया है। किसके द्वारा? ए कोहेन के द्वारा जिक्र किया गया है। और यह स्टेटमेंट पर अगर हम बात करें तो परिस्थितियों में बच्चों को नियमहीनता की तरफ बढ़ाता है ये डेलियन क्वेंट बॉय। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बताते चलिएगा। जी सर। हाँ, डेलियन क्वेंट अगर जब जिक्र करते हैं बॉय को लेकर, बॉयज। हाँ, यानी इसका मतलब होता है अपराधी, है ना? अपराधी। बॉयज़ की जब हम बात करते हैं तो नाम आता है अल्बर्ट के कोहन का नाम, सन 1955 में। कब? 1955 में। इसी 2012 के सेकंड पेपर में ये सवाल आ चुका है, मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। उसके बाद देखिए, ये किताब जो थी बच्चों के नियमहीनता की तरफ बढ़ाता है। सामाजिक परिस्थितियों में नियमहीनता के लिए बड़ा जिम्मेदार होता है ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं R.E. दोबास और R.P. दोबास ओमैन वायलेंस एंड सोशल चेंज की बात करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट की बात अगर हम जिक्र करें तो किस विद्वान का नाम आता है? तो आपका ये सेकंड रिलेट हो जाता है, थर्ड वाला, ओमेन्स वायलेंस एंड सोशल चेंज। ठीक है, ओमेन
वायलेंस एंड सोशल चेंज। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वुमेन वायलेंस एंड सोशल चेंज, नोट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ सर, कर रहे हैं। वायलेंस एंड सोशल चेंज। सर ये कोहेन वाले का सन नहीं बताया ना, उसका बता दीजिए। किसका? कोहेन का, ए कोहेन की जो बताए। 1955 है। 1955। अच्छा। 1955 है इनका, 1955 है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर चेंज वाले की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ आर ई दोबाश का नाम आता है, आर ई दोबाश का नाम आता है, इनकी किताब का नाम वर्ष लिख लीजिएगा। ये कब पब्लिश की गई है, ये किताब कब पब्लिश की गई है? वुमेन वायलेंस एंड सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट पूछेगा परीक्षा में। तो इनका वर्ष किसी को पता है ये कब पब्लिश की गई थी? 1992 में। 1992 में ये किताब, जानते हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की प्रवृत्ति और कारणों परिणामों की व्याख्या करता है। ये किताब किस पर व्याख्या करता है प्लीज? महिलाओं के ऊपर। बढ़ते अपराध की प्रवृत्ति और कारणों के परिणामों की व्याख्या करता है। वहीं सी बी गार्डनर की बात करते हैं। सी बी गार्डनर जेंडर एंड पब्लिक हरासमेंट की बात करते हैं, और ये किताब बड़ी फेमस रही है, चर्चित में बहुत रहा था। और इस किताब की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पब्लिश कब की गई है, हरासमेंट वाली किताब? तो 1995 में ये किताब आई। जैसे कभी आपने देखा कि बच्चों को नियमितहीनता की तरफ बढ़ाता है, तो वो डिलिंक्वेंट बॉयज़ है। और वोमेन्स वायलेंस एंड सोशल चेंज जो है, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का परिणाम की व्याख्या करता है। तो ये जेंडर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लिंग विविधता और लिंग आधारित उत्पीड़न की विस्तार से चर्चा करता है ये। यानी जेंडर विविधता और जेंडर आधारित उत्पीड़न का विस्तार से जो चर्चा करता है, वो जेंडर एंड पब्लिक हरासमेंट करता है। और ये किताब 16 अगस्त 1995 को ये किताब लाई गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। वुमेन एंड क्राइम, एफ हिडेन सोहन। आपको बता दूं, ये भी किताब बड़ी ही फेमस रही है। इस किताब में अगर हम जिक्र करते हैं तो किसका नाम आता है? एफ हिडेन सोहन का नाम। ठीक है, इस किताब में अगर जो जिक्र किया गया है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। और यह कॉन्सेप्ट आया था 1906 में। 1906 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ऑप्शन मिला सकते हो आप? क्या करेक्ट होना चाहिए? डी सर। डी या एक? ए होगा ना? बिल्कुल। हाँ सर, हाँ ये गार्डन का है यार, ये ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विलेज कंपोस्ट फिट और उसकी असफलता पर प्रोफेसर एससी दुबे ने अध्ययन का कारण बताया। बता दूं, विलेज कंपोस्ट फिट एंड उसकी असफलता प्रोफेसर एससी दुबे के अध्ययन का कारण जो था, जाति और लिंग की असमानता थी। जाति और लिंग की असमानता थी। दुबे ने अपनी किताब लिखा था इंडिया विलेज करके, और उस इंडिया विलेज की किताब में ग्रामीण जीवन, सामुदायिक विकास, आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन, परंपरा का संबंध आदि पर चर्चा करते हुए कहा
कि जाति और लिंग की असमानता ही ग्रामीण संरचना को प्रभावित करती है, और ये बात करेक्ट था। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही माना जाएगा। किसने कहा, किसने सामाजिक विचलन का सिद्धांत बनाते समय व्याख्यात्मक कारकों को कार्यात्मक विश्लेषण की विशेषता सूचक है, यानी कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थानिक मानदंड का उपयोग किया है? तो सही जवाब आर.के. मर्टन होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट मान लिया जाएगा इस सवाल का करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च जन्म दर के कारण बाल विवाह है। क्या इस बात से सहमत हैं? उच्च जन्म दर का कारण बाल विवाह है, बिल्कुल करेक्ट बात है। उच्च जन्म दर के कारण बाल विवाह है, सही बात। बाल विवाह का प्रचलन समाज में प्रथाओं, रीति रिवाजों और निरक्षरता के कारण होता है, ये भी बात सत्य है, और यह सही तरीके से इसकी क्या है व्याख्या। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो आज के लिए यही 30 क्वेश्चंस आप देखे रहिए। बाकी मंडे यानी कल संडे है, कल आप लोगों की छुट्टी है। एग्ज़ाम आपका जून के आसपास होगा, मई जून में। ठीक है, तो इसलिए आप सबके जो सिलेबस हैं कंप्लीट होंगे। क्वेश्चंस को भी देखते चलिए साथ साथ आप लोग। और मंडे को सर 2 जून को रहेगा पेपर नंबर 6 जी। 2 जून को दिया अभी डेट पेपर होने के लिए। 2 जून? हाँ सर। अच्छा 2 जून को बता रहा है, ओके चलिए। हाँ। तो अप्रैल में आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी तो जनवरी है ना, मई। अभी जनवरी में चाहूँगा तो मैं 2 महीने 1 महीने में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस भी इसी तरीके से करते चलेंगे। और भी जो चीज़ें अभी आप लोगों ने सुना नहीं है वो भी आप सुन लेंगे तब जी। हाँ सर, क्योंकि नया लग रहा है सर ये सोशियोलॉजी का। सर संडे को ना आप मतलब कुछ पुराना पेपर डाल दिया करो ताकि हम लोग सॉल्व कर लिया करें। जो यूनिट हो गई है ना, जिसकी 5th हो गई है अभी, ओके चलिए ठीक है, तो यूनिट वाइज। हाँ ठीक है, मैं यूनिट वाइज भी एक आध क्वेश्चंस आपको डाल देता हूँ। ठीक है, निश्चिंत रहिए। जी सर। ठीक है, हम्म। बाकी आप लोग इसी तरीके से करते रहिए। अभी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आप जो पढ़ रहे हैं, विद्वानों के नए नए नाम आप सोच रहे होंगे कहाँ से ये सब आ गए, हमने कहीं जी सर। निश्चिंत रहो। हाँ सर। सब अभी ये तो शुरुआत अब आप लोगों ने किया ना, अभी बीच में हमने कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दिया था क्लास को आप लोगों का, है ना। अब वो समय आ गया है, मिलेंगे अभी ये सारे के सारे विद्वानों के नाम देखने को। परंतु जो 8:30 बजे वाली क्लास है, मैं चाहूँगा कि आप उसको भी ज्वाइन किया करें, 8:30 बजे जी सर। क्लास को भी, है ना। कारण ये है कि वो टोटली बेस्ड है सोशोलॉजी पर भी, वो भी क्लास है ना, तो उसे भी आप देखा करें। ठीक है, तो मैं लिंक दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। जी सर। हाँ। चलिए जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।